हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का स्वागत है वेदा एकेडमी पर। सलिल सर आ चुके हैं लाइव आपके लिए लेकर एक और प्यारा सा सेशन, जहां पर हम आपको कराते हैं प्रैक्टिस टॉप 20 क्वेश्चंस की। तो साइंस के टॉप 20 क्वेश्चंस की सीरीज में आज की जो क्लास है, इसमें हम लेकर आ चुके हैं कुछ नए और बेहतरीन क्वेश्चंस, जहां पर आप अपने क्लास 11 जेएनवी एंट्रेंस एग्जाम के लिए तैयारी भी कर पाते हैं और उन क्वेश्चंस को सॉल्व करके अपने पढ़े हुए टॉपिक्स को रिकैप भी कर पाते हैं। तो फटाफट क्लास को ज्वाइन कर लीजिए और आज हम लोग साइंस में बात करेंगे नेक्स्ट टॉप 20 क्वेश्चंस के बारे में। हर सब्जेक्ट के टॉप 20 क्वेश्चंस आपको डेली मिल रहे हैं, तो इन क्लासेस को जरूर देखिएगा, क्योंकि इन क्लासेस के थ्रू आप प्रैक्टिस कर पाते हैं, अच्छे से पढ़ाई कर पाते हैं और अपने टॉपिक्स को रिवाइज भी कर पाते हैं और एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस का कॉन्सेप्ट भी क्लियर होता है। आपको पता है कि बहुत जल्द हम आपके लिए गेस्ट पेपर भी स्टार्ट करने वाले हैं, तो जो लोग नए हैं वो चैनल के साथ रेगुलर बने रहिए। उसके लिए करना क्या है, छोटा सा काम, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे आपका कोई भी क्लास गलती से भी मिस ना हो जाए। ठीक है, चलिए सो आज की बात करते हैं, आज कौन कौन से क्वेश्चंस आपके लिए लेकर आए और उनके क्या सॉल्यूशंस होने वाले हैं, उनके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं। आइए, पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है, जल्दी से देखेंगे और करेक्ट आंसर यहाँ पर चूज करेंगे। क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है व्हेन अ पोटेंशियल डिफरेंस इज अप्लाइड अक्रॉस द टू एंड्स ऑफ अ कंडक्टर, then the electric field due to the applied potential difference exists। अगर आपसे ये कहा जाए कि मेरे पास एक पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया गया है, दो एंड हैं कंडक्टर के, कंडक्टिंग वायर ले लेता हूं मैं। ठीक है भाई, ये कंडक्टिंग वायर है। ओके, ये इसका एंड ए है, ये एंड है आपका बी। यहाँ पर पोटेंशियल है मान लो V1, यहाँ पर पोटेंशियल है V2, तो पोटेंशियल डिफरेंस हो गया आपका डेल्टा V। ठीक है, इसके अक्रॉस दिया गया है। अब पूछा इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस की, वो किधर होगी। आपके पास चार ऑप्शंस हैं, आउटसाइड, इनसाइड, बोथ, आउटसाइड एंड इनसाइड एंड नोवेयर। तो करेक्ट आंसर है, मैग्नेटिक फील्ड की बात तो कर नहीं रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी वो इनसाइड द कंडक्टर होगी। तो वो आपके पास सीधा सा आंसर मिल जाता। तो करेक्ट आंसर क्या बना, इनसाइड द कंडक्टर, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है बेटा, तो पहले क्वेश्चन का आंसर क्या मिल गया आपको, ऑप्शन नंबर बी एब्सोल्युटली करेक्ट आपको मिल जाता है। डन। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। कह रहे हैं कि 4 रजिस्टर्स ऑफ वैल्यू 4 ओम कनेक्टेड एज सोन इन द फिगर, ये इस तरह से ऐड किए गए हैं। आपको बताना है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट ए एंड बी। ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल के आपको देना है। बहुत सिंपल है, मैंने आपको पढ़ा भी रखा है और वीडियोस भी अवेलेबल है कि भाई सीरीज और पैरेलल कैसे पहचानते हैं। बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है। मैं ए पॉइंट से चलना स्टार्ट किया, जब तक मेरा वायर नहीं टूटेगा तब तक वो सीरीज कनेक्शन है रेजिस्टेंस का, और जैसे ही वायर टूट जाएगा मतलब कि वो पैरेलल कनेक्शन है। मैं जैसे ही इस पॉइंट पर आया तो मैंने देखा मेरा वायर दो पार्ट में टूट चुका है, दैट मीन्स यहाँ पर पैरेलल कनेक्शन आ जाएगा। लेकिन जब मैं इसमें आगे बढ़ा तो 4 ओम, यहाँ आगे गया 4 ओम, यहाँ पर पहुंचा 4 ओम, ये तीनों कैसे एक ही वायर से जुड़े हैं। अगर आप इस पार्ट को देखो तो ये तीनों एक ही वायर से जुड़े हैं, दैट मीन्स ये सीरीज में है। और फिर ये तीनों जब आपस में जुड़ जाएंगे तो उसके बाद ये इसके साथ कैसे जुड़ेंगे, पैरेलल में जुड़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या फाइंड आउट करेंगे, सबसे पहले हम निकालेंगे R1, जो कि होगा 4 ओम प्लस 4 ओम प्लस 4 ओम। ये तीनों को हम सीरीज में जोड़ देंगे क्योंकि ये सीरीज कनेक्शन है। तो यहां से R1 की वैल्यू कितनी आ गई, 12 ओम। नाउ हमें निकालना है टोटल रेजिस्टेंस यानी कि R नेट, ये हमें पता करना है। हमें पता है ये जो R1 आया है, इनका जो टोटल आया है वो इस वाले रेजिस्टेंस के साथ कैसा है, पैरेलल कनेक्शन है। तो उस केस में R नेट जो आपको निकल के आएगा वो कैसा निकलेगा भाई, तो 1 अपॉन R नेट इज इक्वल टू 1 अपॉन R प्लस 1 अपॉन R1। 1 अपॉन R की वैल्यू है बेटा 1/4, R1 आपने निकाला है 12, एलसीएम आ गया आपका 12, तो ये हो गया आपका 3 प्लस 1 यानी कि 4/12, और ये किसकी वैल्यू है, 1 अपॉन R नेट की। तो R नेट यहां से कितना आ गया बेटा, 12/4, आंसर आ गया आपके पास 3 ओम। ठीक है, तो नेट जो वैल्यू है वो आपके पास है 3 ओम, करेक्ट आंसर। ओके, सीरीज पैरेलल कनेक्शन आपको यहाँ पर पहचानना था और कुछ खास यहाँ पे है नहीं, बस इतना सा काम करेंगे, आंसर अपने घर लेकर जाएंगे। डन। ओके, ये था आपका सेकंड क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 के पास आते हैं। कहते हैं वेरिएबल फोकल लेंथ ऑफ द आई लेंस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर। आपको पता है कि आप अपने आई के जो लेंस है, आपको पता है कॉन्वेक्स लगा हुआ है, उसकी फोकल लेंथ को आप वेरी कर सकते हैं। तो वो जो है वेरिएशन जो है वो किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, एकोमोडेशन, परसिस्टेंस ऑफ विजन,
कलर ब्लाइंडनेस या लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। इसकी वैल्यू पता है ना कितनी होती है हमारी आंखों के लिए, 25 सेंटीमीटर होती है। ये वैल्यू जरूर यहाँ पर याद रखिएगा। चलिए इसका आंसर बताइए बेटा जल्दी से। इसका आंसर क्या बनेगा? हम अपनी फोकल लेंथ को वेरी कराते हैं, उससे क्या फायदा होता है? सर हमारा एकोमोडेशन जो है वो मेंटेन होता है। ठीक है, तो राइट आंसर यहाँ पे क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर ए, एब्सोल्युटली करेक्ट, एकोमोडेशन ऑफ आई, ये आपका आंसर बन जाता है। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। यहाँ पे कुछ वापस से एक इमेज वाला क्वेश्चन है, जरा ध्यान से देखेंगे। A ray of light passes through a prism as shown in the figure। ठीक है, the angle delta is known as, यहाँ पर आपको एक एंगल दिखाया गया है जो कि है डेल्टा। ये लाइन ऐसे जा रही है, ये रे ऐसे जा रही है, और यहाँ पर एक एंगल फॉर्म हो रहा है जो कि है डेल्टा। अब क्या रहा है? डेल्टा एंगल बताइए क्या है इनमें से। आपके ऑप्शंस है एंगल ऑफ डेविएशन, डिस्पर्सन, इमर्जेंस या रिफ्रैक्शन। तो ये तीनों ही आपके आंसर नहीं है। करेक्ट आंसर है एंगल ऑफ डेविएशन। एंगल ऑफ डेविएशन विचलन कोण क्या है? इसका मतलब ये होता है कि जो रे का ओरिजिनल पाथ था वो ये था। देखिए ये ओरिजिनल पाथ है ना, मैंने जो रे डाली थी उसका ओरिजिनल पाथ ये था। ठीक है, और फाइनल पाथ क्या है? फाइनली रे जो गई है प्रिज्म से गुजर के वो ये गई है। तो ओरिजिनल पाथ और फाइनल पाथ के बीच जो एंगल बनता है उसे कहते हैं एंगल ऑफ डेविएशन। ठीक है, ओरिजिनल पाथ ये था जो मैंने दिया था, रास्ते में उसके साथ कुछ हुआ है जिस वजह से उसने अपना पाथ बदला है। ठीक है, और फाइनली वो इस पाथ से जा रही है। तो ये मेरा इनिशियल था, ये मेरा फाइनल है। तो इनके बीच जो एंगल बनता है उसे कहते हैं एंगल ऑफ डेविएशन। डेल्टा से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। और ये किस वजह से पाथ चेंज कर रही है? बिकॉज ऑफ द रिफ्रैक्शन बाय द प्रिज्म। ठीक, ये आपका सीधा सा आंसर बनता है ऑप्शन नंबर ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पर आते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 5 हमसे कहता है कि द फोकल लेंथ ऑफ 4 कॉन्वेक्स लेंस पी क्यू आर एस 20, 15, 5 एंड 10। तो हमें बताओ सबसे अधिक शक्ति वाला लेंस कौन सा है, यानी कि मैक्सिमम पावर इनमें से किस लेंस के पास है। तो बहुत सिंपल है, आपको पता है कि पावर इज इक्वल्स टू क्या होता है? पावर इज इक्वल्स टू होता है बेटा 1/f फोकल लेंथ। और फोकल लेंथ किस में होनी चाहिए? मीटर में होनी चाहिए सर। फोकल लेंथ मीटर में होनी चाहिए। 1/, फोकल लेंथ तो होता है लेकिन मीटर में उसकी वैल्यू होनी चाहिए। नाउ अब आपके पास पी क्यू आर एस 4 कंडीशन है। पी क्यू आर एस, पी में कितना है? पी के केस में देखिए 20 सेंटीमीटर है, तो पाल जो निकल के आएगी वो कितनी निकल के आएगी? 1/20। हाँ जी, सेंटीमीटर में मीटर बनाने के लिए अभी नहीं रखेंगे। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि मीटर क्यों ही बनाना, सारे सेंटीमीटर में हमें तो सॉल्व करना है, हमें तो वैल्यू से मतलब है, ज्यादा हमें दिमाग एक्स्ट्रा नहीं लगाना। बात समझ में आ गई बेटा? एकदम क्लियर। नाउ सेकंड में क्या कह रहा है? सेकंड में जो पार है क्यू में वो है 1/15। आर में कितना है बेटा पार? वो है 1/5। और एस में पार कितना है? वो है 1/10। अब इनमें से आपको बताना है सबसे अधिक शक्ति किसके पास है। सबसे अधिक का मतलब क्या है? कि जिसका डिवीजन करने पर वैल्यू जो आएगी वो सबसे वैल्यू ज्यादा आनी चाहिए, मैक्सिमम आनी चाहिए। तो अगर आप इसको मीटर में बदलते हो तो 100 से मल्टीप्लाई सब जगह हो जाएगा, कुछ खास चेंज तो होगा नहीं। क्योंकि इसको 100 से डिवाइड करोगे तो 100 ऊपर चला जाएगा, बिल्कुल सही बात है। 20 से 100 को काट दिया, कितना आया? 5 डायोप्टर। इसका यूनिट क्या होता है बेटा? डायोप्टर होता है, याद रखिएगा। ठीक है, यहाँ पे कितना आया सर? 20 आ गया। यहाँ पे कितना आया? 6.67। ठीक है, और यहाँ पे आ गया 10 डायोप्टर। तो मैक्सिमम आपसे पूछा गया था किसमें है? तो P में 5 है, R में 20 है, Q में 6.6 है और S में 10 है। तो सबसे ज्यादा है R में, दैट मीन्स आंसर है सी। खत्म। आंसर क्या है बेटा? आंसर है आपका सी, एब्सोल्युटली करेक्ट। क्लियर? तो आपको सीधा सा इस फॉर्मूले में रखना है, पार इज इक्वल टू 1/, फोकल लेंथ, और आंसर आता है डायोप्टर में। ओके, और वैल्यू आपको मीटर में रखनी है, ये याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ आते हैं। द स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ऑफ 2 मिथाइल 2 ब्यूटेन इज। तो ब्यूट आपको पता है ना, मेथ एथ प्रोप्यूट है ना, ब्यूट यानी कि 4 पे आ रहा है और 2 मिथाइल भी है, 2 मिथाइल भी है। तो कहां पे दिख रहा है? और देखें सर 1 2, लेकिन 4 कार्बन फॉर्म बन रहे हैं क्या? नहीं सर, यहां तो नहीं बन रहा, हटा दो, ये गलत है। 1 2, क्या 4 कार्बन फॉर्म बन रहे हैं क्या? नो, गलत है। 1 2, 4 कार्बन फॉर्म नहीं, गलत है। यहाँ हो 1 2, 4 कार्बन फॉर्म बन रहा है, बिल्कुल बन रहा है। दैट मीन्स 4 आपका आंसर है।
तो 2 ब्यूटेन 3 मिथाइल, तो 2 नंबर पे आपका ब्यूटेन लगा हुआ, बिल्कुल लगा हुआ है सर। 2 मिथाइल है, बिल्कुल लगा हुआ है सर। दैट मीन्स यही मेरा सीधा सा आंसर है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या बन गया? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट कर रहा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पर आते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है व्हेन द नंबर ऑफ कार्बन एटम पर मॉलिक्यूल इन एल्केन इंक्रीजेस, तो क्या होता है? ये आपको बताना है। आपके पास चार ऑप्शन है, विस्कोसिटी बढ़ जाती है, फ्लेमेबिलिटी बढ़ जाती है, डेंसिटी बढ़ जाती है, बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज हो जाता है। ना 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 ना, जब भी ऐसा केस होता है, कुछ भी ऐड होता है यहाँ पे कार्बन का एटम, तो बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट हमेशा बढ़ जाते हैं। तो ये ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता, हटा दो। डेंसिटी से मतलब नहीं है, फ्लेमेबिलिटी से मतलब नहीं है, करेक्ट आंसर है आपका विस्कोसिटी। क्यों? देखो, नंबर ऑफ कार्बन एटम पर मॉलिक्यूल बढ़ गए तो वहां पे साइज बढ़ेगा, इस वजह से वहां पर विस्कोसिटी की जो वैल्यू है बेटा वो क्या हो जाएगी? वो इंक्रीज हो जाएगी, अपने आप बढ़ जाएगी। ठीक है, ये चीज याद रखेंगे। श्यानता बढ़ जाती मतलब फ्लो उसका आपको आसानी से नहीं मिलने वाला है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ आते हैं। कह रहे द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ थ्री एलिमेंट्स एक्स वाई जेड आर गिवन एज एक्स इज इक्वल टू 2, वाई इज इक्वल टू 287 एंड जेड 282। ठीक है, तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट रिगार्डिंग दीज एलिमेंट? एक्स इज अ मेटल, वाई इज अ मेटल, जेड इज नॉन मेटल एंड वाई इज अ नॉन मेटल एंड जेड इज अ मेटल। ये आपको बताना है। चलो भाई, देखो आपको पता है मेटल नॉन मेटल पहचानने का सबसे आसान तरीका, जिसके पास आउटर मोस्ट शेल में लेस देन 4 इलेक्ट्रॉन है, आउटर मोस्ट शेल में 4 से कम इलेक्ट्रॉन है, वो मेटल। जिसके पास 4 से ज्यादा है वो नॉन मेटल। 8 पूरे हो गए, ऑक्टेट पूरा हो गया तो इनर्ट गैस है ना, ये चीज तो आपको पता ही है। मेटल हमेशा डोनर होते हैं और नॉन मेटल हमेशा एक्सेप्टर होते हैं। तो यहाँ पर एक्स में देखो बेटा, एक्स में 2 है, आपको पता है ना किसके पास है, सबको पता है, आपको भी पता है। ओके हटाओ, 287 है सर, ये तो नॉन मेटल है पक्का, क्योंकि इसके आउटर मोस्ट सेल में 4 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन है। यहाँ पर आउटर मोस्ट सेल में 4 से कम है, दैट मीन्स ये मेटल है। जेड आपका मेटल है, वाई आपका नॉन मेटल है, एक्स के बारे में मुझे कुछ खास इंफॉर्मेशन है नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे तीनों ही ऑप्शन आपके गलत हैं, ये आपका आंसर सही है। वाई क्या है? नॉन मेटल, जेड है मेटल। क्यों? क्योंकि इसका आउटर मोस्ट में 7 है, इसको 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, ऑक्टेट पूरा कर लेगा, ये इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा। इसके आउटर मोस्ट में 2 है, इसको 6 इलेक्ट्रॉन चाहिए, 6 कोई नहीं देता, तो ये डोनेट कर देता है अपने 2 और यहाँ पे ऑक्टेट पूरा कर लेता है। ठीक है, इसलिए ये मेटल है। क्लियर? तो ये आपका सीधा सा आंसर बनता है क्वेश्चन नंबर 8, ऑप्शन नंबर डी एब्सोल्युटली करेक्ट। डन है बेटा? सबको क्लियर? कोई दिक्कत समस्या है नहीं। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ आते हैं बेटा। ये कह रहा है कि एक एलिमेंट एक्स है जो रिएक्ट करता है एलिमेंट वाई के साथ और बनाता है कंपाउंड जेड। जब ये फॉर्मेशन हुआ है कंपाउंड जेड का, तो एटम ऑफ एक्स लूज 1 इलेक्ट्रॉन, ईच वेयर एज एटम ऑफ वाई गेन 1 इलेक्ट्रॉन। तो बताओ अब क्या होगा, कौन सा गुण जेड में इनमें से कौन सा गुण नहीं पाया जाएगा? ये आपसे पूछा गया है। जेड में हाई मेल्टिंग पॉइंट नहीं होगा, लो मेल्टिंग पॉइंट नहीं होगा, वो सॉलिड के फॉर्म में है, या फिर इलेक्ट्रिसिटी मोल्टेन स्टेट में कंडक्ट कराएगा? बताइए बेटा। ठीक है, बताओ जल्दी से। यहाँ पे सीधा सा क्या है, एलिमेंट एक्स रिएक्ट करता है एलिमेंट वाई के साथ, एक्स ने वाई के साथ रिएक्ट किया और जेड बना दिया। ठीक है, यहाँ पे हुआ क्या कि एक्स ने लूज किया है एक इलेक्ट्रॉन, इसमें इलेक्ट्रॉन लूज किया है और इसने उस इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लिया। ठीक है, तो वाई ने उस इलेक्ट्रॉन को गेन कर लिया है, दैट मीन्स इनका मेल्टिंग पॉइंट लो, मेल्टिंग पॉइंट लो, ये आपका सीधा सा आंसर बन जाता है। ठीक है, क्लियर? ये चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है, सीधा सा आपको आंसर मिल जाता है। चलिए नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 10। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज न्यूट्रल टू लिटमस? लिटमस को लेके कौन न्यूट्रल होगा? आपको पता है लिटमस टेस्ट एसिड और बेस को पहचानने के लिए किया जाता है, तो इनमें से कौन है जो ना ही एसिड है ना ही बेस है? तो उसके बेस पे सॉल्ट होना चाहिए, है ना? जो इसमें से सॉल्ट होगा वही इस पे न्यूट्रल हो जाएगा। ठीक है सर, CuSO4.5H2O नो सर, NaSCO3 कतई नहीं, CaOH का होल ट्वाइस नो, NaNO3। NaNO3 आपको पता है सॉलिड फॉर्म है सॉल्ट का, और किससे बनता है? स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस। हाँ जी, तो उन दोनों को मिला देंगे तो ये बनेगा आपका एक न्यूट्रल सॉल्ट, ये बनेगा न्यूट्रल सॉल्ट। और न्यूट्रल सॉल्ट होने की वजह से ये ना ही लिटमस पेपर में कोई किसी भी तरह की रिएक्शन नहीं शो करेगा, उसके लिए भी न्यूट्रल हो जाएगा। ठीक है, तो आंसर बना आपका ऑप्शन नंबर ए एब्सोल्युटली करेक्ट। चलिए नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 11। बैलेंस करो इस इक्वेशन को, इक्वेशन आपको दे रखी है Cu प्लस
HNO3, यहां से क्या बना Cu NO3 का होल ट्वाइस प्लस NO2 प्लस 2H2O, ये आपके पास है। ठीक है, अब आपको यहाँ पे इसको बैलेंस करके दिखाना है। चलो भाई बैलेंस करिए जल्दी से। क्या करेंगे बैलेंस? यहाँ पर आपको कुछ फिल करना है x की जगह और यहाँ पर आपको कुछ फिल करना है y की जगह। ये दोनों नंबर आपने फिल कर दिया, मतलब आपका काम आसान है, तो सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। चलो, मुझे दिख रहा है कॉपर एक है, कॉपर एक है, कोई दिक्कत कॉपर को नहीं है। हाइड्रोजन को जरा काउंट करो, यहाँ पे 4 हाइड्रोजन है सर, यहाँ पर कितनी हाइड्रोजन है? 1, तो 4 से मल्टीप्लाई करा दो, 4 हाइड्रोजन हो गई। अच्छा, अब नाइट्रोजन कितने हो गए? 4, यहाँ नाइट्रोजन बेचारा कितना है? 1 है सर। अब तो समस्या एक नहीं है, ध्यान से देखना, गलत कर दोगे। 4 नाइट्रोजन हो गए सर, यहाँ पे 2 नाइट्रोजन पहले से ही है, तो इसका मतलब क्या करो, 2 से कर दो सर, 2 नाइट्रोजन हो गए। ठीक है, अच्छा अब ऑक्सीजन को देखो, ऑक्सीजन है 12, ऑक्सीजन 6, 2 4 10 और 2 12, मतलब ये काम हमारा सही हो गया। 4 and 2 राइट आंसर सी। 4 and 2 बैलेंस हो गया है बेटा, राइट आंसर आपका क्या है? सी आंसर आपको यहाँ पर मिल जाता है, एब्सोल्युटली करेक्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 हमसे कहता है कि सर लेंथ ऑफ पोलन ट्यूब डिपेंड्स ऑन द डिस्टेंस बिटवीन। तो जो पोलन ट्यूब्स होती है उसकी लेंथ किसकी डिस्टेंस पर डिपेंडेंसी रखता है? पहला, पोलन ग्रेन एंड अपर सरफेस ऑफ स्टिग्मा, पोलन ग्रेन ऑन अपर सरफेस ऑफ स्टिग्मा एंड ओव्यूल। अब याद आया आपको फ्लावर वाला केस? बिल्कुल, पोलन ग्रेन इन अनदर एंड अपर सरफेस ऑफ स्टिग्मा, नो, एंथर के केस में नहीं होता। अपर सरफेस ऑफ स्टिग्मा एंड लोअर पार्ट ऑफ स्टाइल, नहीं। पोलन ग्रेन एंड अपर सरफेस ऑफ स्टिग्मा, नहीं। राइट आंसर है ये, ओव्यूल एंड अपर सरफेस ऑफ स्टिग्मा। ठीक है, तो उसके बेस पर ही इसके लेंथ डिफाइन की जाती है, ये चीज यहां पर याद रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं बेटा। An event that reflect onset of reproductive phase in human female is, मानव स्त्रियों में प्रजनन अवस्था की शुरुआत को कैसे दर्शाया जाता है? सबको पता है कि एडोलसेंस के साथ ही वहां पर मेंस्ट्रुएशन यानी कि मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो जाती है, वही आपका सीधा सा आंसर बनता है। ठीक है, तो ये आपका आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी, एब्सोल्युटली करेक्ट। ये सब तो आपके सेकेंडरी पार्ट है, ग्रोथ ऑफ बॉडी, हेयर पैटर्न, वॉइस, ये सब तो सेकेंडरी है। ठीक है, मेंस्ट्रुअल साइकिल वहां पर स्टार्ट हो जाती है। ओके, क्वेश्चन नंबर 14, which of the following is the main function of abscisic acid in plant? तो एब्सिसिक एसिड का मेन काम क्या है? आपके ऑप्शंस हैं, लेंथ सेल की बढ़ा देना, प्रमोट करना सेल डिवीजन, इनहिबिट करना ग्रोथ, या प्रमोट करना स्टेम की ग्रोथ को। तो भैया प्रमोट तो नहीं करता सर, प्रमोट तो करते ही नहीं, हमेशा रोकने का काम करता है, तो राइट आंसर है सी। ये क्वेश्चन मैंने पहले भी आपको कराया, अगर आपको याद हो, तो इसका काम है रोकना, ना कि प्रमोट करना। ठीक, ये बात हमेशा याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। फूड चेन नीचे आपको एक दी गई है, अगर अमाउंट ऑफ एनर्जी अवेलेबल एट फोर्थ ट्रॉपिकल लेवल इज 3 किलो जूल, सो व्हाट वाज द एनर्जी अवेलेबल एट द हर्बीवोर लेवल? तो भैया हर्बीवोरस के लेवल पे आंसर निकालना है। फूड चेन में क्या कहा गया है? ग्रास, ग्रास हॉपर, फ्रॉग, स्नेक और हॉक। ये मैंने आपको पहले भी दिया हुआ है क्वेश्चन इस टाइप का, है ना? अच्छा, यहाँ पर क्या 3 किलो जूल, 3 किलो जूल का मतलब 3000 जूल। और आपको मैंने बताया भी है कि जैसे जैसे आप इसमें आगे बढ़ोगे वैसे वैसे नेक्स्ट वाले के पास सिर्फ इसका 10% पहुंचता है, सिर्फ इसका 10% पहुंचता है। यानी कि यहाँ पर अगर 3000 है, यहाँ पर अगर 3000 है, तो यहाँ पहुंचेगा 300, यहाँ पहुंचेगा 30, यहाँ पहुंचेगा 3 और यहाँ पहुंचेगा 0.3। ठीक है, सिर्फ 10% ही पहुंचता है, उससे ज्यादा नहीं पहुंचता, ये हम मान के चलते हैं। तो आपसे पूछा क्या गया है? एनर्जी अवेलेबल इन द हर्बीवोर लेवल, हर्बीवोर लेवल, ये ग्रास हॉपर, तो आंसर है बी, 300 किलो जूल आपका यहाँ पे आंसर सीधा सा बन जाता है। ठीक है भाई, 3000 था, 3000 था, ठीक है, एक सेकंड, किलो जूल में ये क्या 3 किलो जूल, 3000 जूल होगा ना ये? नहीं नहीं नहीं, कुछ गड़बड़ हो गई यहाँ पे, 3000 जूल करिएगा इसको, है ना? ये सारे जूल में हो जाएंगे बेटा, तो यहाँ पे आपका आंसर सीधा सा बन जाएगा। ठीक है, डन। यहाँ पे क्या दिया गया था, एक सेकंड में देख लेता हूँ।
द अमाउंट ऑफ एनर्जी अवेलेबल एट फोर्थ ट्रॉपिकल लेवल, 1 2 3 फोर्थ, अच्छा अच्छा अच्छा, फोर्थ ट्रॉपिकल लेवल पे दिया गया था, सॉरी सॉरी सॉरी, 3 किलो जूल वहां पे है। अच्छा, तीन किसी सारे किलो जूल में, ठीक है भाई, तो इनके आगे किलो जूल लगा लेना, ठीक है, किलो जूल किलो जूल किलो जूल, ठीक है, 3 किलो जूल यहीं पे फोर्थ में ही है, 3 किलो जूल फोर्थ में है। तो पूछा था हर्बीवोर तो 300 किलो जूल, अच्छा आप सही आंसर है, मुझे लगा ग्रास का ही दे रखा था तभी ऐसा है, ठीक है ठीक है ठीक है, कोई नहीं। तो 300 किलो जूल आपका सीधा सा आंसर बनेगा, क्योंकि 10% इंक्रीज करोगे अगर उल्टा जाओगे तो, सीधा आ रहे हो तो डिक्रीज, नहीं तो इंक्रीज, बस इतना सा करना है। चलिए नेक्स्ट आइए 16, मिनामाटा किसकी वजह से होता है, ये तो बड़ा प्यारा क्वेश्चन है। मिनामाटा एमआईसी गैस, मिथाइल मरकरी, लेड नाइट्रेट, कोबाल्ट, सबको पता है मरकरी जहां आ जाए मिनामाटा वही है, बस खत्म, ठीक है। तो जहां मरकरी वहीं मिनामाटा, बस सीधा सा आंसर आपको यहाँ पर मिल जाता है। चलिए नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर 17, द रेस्पिरेटरी पिगमेंट हीमोग्लोबिन हैज अ वेरी हाई एफिनिटी ऑफ विच गैस, सांस लेने वाले वर्णक हीमोग्लोबिन की किस गैस के प्रति बहुत अधिक आसक्ति होती है, तो उसकी प्यार जो है वो किसके प्रति है, भाई ऑक्सीजन से आसक्ति है उसे, ठीक है, ऑक्सीजन से क्या है, आसक्ति हो रखी है उसे, बड़ी समस्याएं हैं, ठीक। चलो नेक्स्ट याद रखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज नो मस्कुलर वॉल, मस्कुलर वॉल किसमें नहीं होती, आर्टरीज में तो होती है सर, मसल्स है ही है। उसके बाद क्या है, आर्टेरियो सॉरी, अच्छा अच्छा आर्टेरियल है, और मुझे लगा कुछ और ही लिखा हुआ है, ठीक है, ओके। फिर कह रहा है बोथ बी एंड सी नहीं होगा, करेक्ट आंसर है कैपिलरीज, कैपिलरीज में नहीं होती है ना, कैपिलरीज आपने पढ़ी हुई है, धमनियां आपने पढ़ी हुई है, सारी चीजें पढ़ी हैं, तो उसके केस में आर्टरीज में है, आर्टेरियोल में है, बट कैपिलरीज में नहीं होती है, ये चीज याद रखिएगा, ठीक है। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या है, ऑप्शन नंबर सी, एब्सोल्युटली करेक्ट। नेक्स्ट 19, मेंडल याद आ गए भाई, मेंडल टीटी, कैपिटल एंड स्मॉल, चलो, which one of the Mendel's law state that when two homozygous individuals with one or more sets of contrasted characteristics are crossed, the characteristics which appear in F1 hybrid dominant and those which do not recessive, ठीक है। तो आपको बताना है कि ये जो नियम है ये इनमें से किससे रिलेट करता है, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, डोमिनेंस, इंडिपेंडेंट असॉर्ट सॉरी, ये क्या है, असॉर्टमेंट है, अच्छा, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट एंड नन ऑफ दीज, ये आपसे पूछा गया है। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या बनेगा सर, सीधी सी बात है, यहाँ पे लिखा है डोमिनेंट, ये क्या है, डोमिनेंट है, तो ये कौन सा नियम हुआ, लॉ ऑफ डोमिनेंस हो गया सर, 19 नंबर खत्म, लॉ ऑफ डोमिनेंस, सीधा सा आंसर आपको यहाँ पर मिल जाता है, बोलो क्लियर, एकदम सिंपल बच्चों वाला। चलिए लास्ट क्वेश्चन है आज के सेगमेंट का, बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है, सर्किट से रिलेटेड है, ध्यान से देखेंगे, 3 वोल्ट मीटर है, तीनों में डिफरेंट रेजिस्टेंस आपने ज्वाइन कर रखे हैं, अगर सेम पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया जाए क्रॉस ए एंड बी, तो रीडिंग बताओ वोल्ट मीटर की क्या होंगी। आपको पता है कि अगर आपने कुछ इस तरह का कनेक्शन कर रखा है, तो ये आपका सीरीज कनेक्शन है और ये आपका पैरेलल कनेक्शन है, तो आपको पता है कि पैरेलल में पोटेंशियल डिफरेंस हमेशा सेम रहते हैं और सीरीज में वेरी करते हैं, मतलब रिड्यूस होते जाते हैं, तो V1 प्लस V2 जो होगा वो V3 के ही बराबर होगा, क्योंकि ये दोनों पैरेलल है, ठीक है। तो V1 V2 के क्रॉस जो पोटेंशियल होगा, V1 V2, ये दोनों का सम V3 के ही बराबर होगा, ठीक है बेटा। तो क्योंकि ये दोनों आपस में क्या है, पैरेलल है, और पैरेलल में पोटेंशियल डिफरेंस हमेशा सेम रहता है, ये बात आपको याद रखनी है। तो V1 प्लस V2 इज इक्वल टू V3, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, करेक्ट, डन है बेटा, ठीक है। ये आपका सीधा सा आंसर यहाँ पर बन जाता है, जो आपको यहाँ पे याद रखना है, क्लियर। तो ये हो गए आपके टॉप 20 क्वेश्चंस आज के साइंस के। तो आज के साइंस के टॉप 20 क्वेश्चंस आपको रिवाइज करने हैं, एक बार अच्छे से तैयार कर लेना, जिस टॉपिक में दिक्कत है, कहीं कोई समस्या है तो आप हमें कमेंट करके भी बता सकते हो, हम उस टॉपिक से रिलेटेड वीडियो भी आपको प्रोवाइड करा सकते हैं, ठीक है। तो कोई टेंशन आपको लेनी नहीं, बढ़िया से पढ़ाई करिए, अच्छे से तैयारी करिए, और गेस्ट पेपर बहुत जल्द स्टार्ट होने वाले हैं, तो गेस्ट पेपर में आपको रेगुलर क्लासेस जरूर करनी है। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज, आपके छोटे भाई बहन जो भी क्लास 9th या क्लास 6 के लिए वेदा के प्लेटफॉर्म से तैयारी करना चाह रहे हैं तो वो कर सकते हैं, क्योंकि उनके लिए न्यू बैचेस अब लॉन्च होने वाले हैं।
न्यू बैचेस बहुत जल्द लॉन्च होने वाले हैं। 27 से आपके न्यू बैच स्टार्ट हो रहे हैं। टाइम बहुत कम है, सीट बड़ी लिमिटेड है। तो अगर आप क्लास 9th या क्लास 6 में आपके फैमिली में या आपके दोस्त में कोई भी नोन में ऐसा है जो तैयारी करना चाहता है, तो आप उन्हें जरूर रिकमेंड करें। आपको स्क्रीन पर नंबर दिख रहा होगा, वो नंबर उनके साथ शेयर करें, वो कॉल करके कनेक्ट करें और जल्द से जल्द इस बैच में वो एनरोल कर सकते हैं। क्योंकि आपको पता है 6 और 9th की जेएनवी की तैयारी करनी है तो सिर्फ एक ही नाम, वेदा एकेडमी। तो आप इसके थ्रू बढ़िया से जल्द से जल्द, क्योंकि लिमिटेड सीट है ना, लिमिटेड सीट्स है तो जल्दी से जल्दी एडमिशन ले लीजिए। तैयारी बढ़िया से करना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि आपको लग रहा है टाइम बहुत है, लेकिन टाइम ऐसे निकल जाता है, पता नहीं चलता है। ठीक है, तो जो भी आपके फैमिली फ्रेंड्स या जो भी हैं उनके साथ आप शेयर कर सकते हैं कि फ्रेश बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं 27 जनवरी से। तो उन बैचेस में वो अभी ही इनरोल कर लें, जिससे कि उनकी सीट हो जाए कंफर्म और उनकी तैयारी हो जाए स्टार्ट। ठीक है, फिलहाल आपके लिए रेगुलर ये टॉप 20 क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो उन्हें अच्छे से करिए, प्रैक्टिस करिए, रिवीजन करिए। कहीं कोई दिक्कत समस्या है तो कमेंट करके हमें जरूर बताइए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉप 20 क्वेश्चन लेकर, कुछ नए कॉन्सेप्ट और कुछ नई चीजें आपको सिखाने के लिए। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस सेशन। हैव अ ग्रेट डे, टेक केयर, बाय बाय।